हेलो एवरीबॉडी। यह क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमारे फ्रेंड, हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन इनके अलावा भी हमारे आसपास कई ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। तो आपने रेनी सीजन्स के दौरान ना वर्षा के दिनों में देखा होगा कि हमारी जो गीली ब्रेड होती है या रोटी होती है वह सड़ जाती है, स्पॉइल्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और उसकी सतह पर हमें ग्रेइश भूरे भूरे रंग के, ना ग्रे कलर के या काले रंग के हमें या वाइट रंग के हमें उस पर पैचेस दिखाई देते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से आप उन पैचेस को ऑब्जर्व करो, उनको थोड़ा पास से देखने की कोशिश करो। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो आपको उसमें ब्लैक कलर के, काले कलर के कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर, संरचनाएं कहाँ से आई और ये कहाँ से आई है और ये क्या हैं। देन 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। एक्टिविटी 2.1 collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। आपको खेत से या मैदान से आपको कुछ गीली मिट्टी इकट्ठी करनी है और उसमें थोड़ा सा पानी और डालना है। आफ्टर द सोइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपको उस बीकर में से पानी की एक बूंद लेनी है और उसकी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में देखनी है। व्हाट डू यू सी। तो आपको क्या दिखाई देता है। देन एक्टिविटी 2.2 टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब आपको एक तालाब से पानी की कुछ बूंदें लेनी है। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसको भी आपको स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो इन स्लाइडों में आपको क्या दिखाई देता है, हमें यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आपको उसमें कुछ छोटे छोटे जीव घूमते हुए दिखाई देते हैं। The observation show that water and soil are full of tiny organisms। तो इन एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि वाटर और सोइल में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भरे पड़े होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। हालांकि उनमें से सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen without the unaided eye। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं अपने आकार में कि ये हमें अनएडेड आई, मतलब बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोव्स ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि फंगस यानी फफूंद या फिर कवक। इसको हम जो हमारी ब्रेड पर ग्रो हो जाती है काली काली भूरे या वाइट कलर की, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से भी इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। बाकी के और जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और माइक्रो का अर्थ ही होता है सूक्ष्म, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जो कि हमें अनएडेड आई से नहीं दिखते या बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देते। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने 4 बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया,
फंगी, प्रोटोजोआ एंड सेम एल्गी। और ये ग्रुप कौन कौन से हमारे? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1, 2.4। हाँ, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये हमें दिखाई कैसे देते हैं। तो देखिए 2.1 में हमें यहाँ पर बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, हमारे बहुत छोटे होते हैं, कई तरह के होते हैं, ये कोमा शेप के बैक्टीरिया हैं। देन ये हमारे रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, बहुत छोटे होते हैं और बिना माइक्रोस्कोप के ये दिखाई नहीं देते हैं, जो कि गीली मिट्टी में या पानी में लाखों हजारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। ये एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जैसी एल्गी हमारे पॉन्ड वाटर में या कहीं भी स्टेगनेंट वाटर होता है जहाँ पर पानी भरा रहता है, ये उनमें ग्रो कर जाते हैं। देन प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम ना, ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। देन फंगी है हमारी 2.4 में, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये हमारी फंगस है जो कि हमारे ब्रेड को ख़राब करती हैं। काले काले पैचेस जो हमें दिखाई देते हैं वो इन्हीं के कारण दिखाई देते हैं। देन वायरस दिखाए गए हैं फिगर 2.5 में। वायरस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि ये किसी भी बॉडी के बाहर डेड होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद या लिविंग सेल में जाने के बाद ये लाइव हो जाते हैं। तो हम इनके बारे में और पढ़ते हैं। वायरसेज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो ये क्या करते हैं, ये किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स यानी कि ये जनरली पैरासाइट होते हैं जो कि दूसरे जीवों पर या दूसरी सेल्स पर इन्वेड करके, उन पर आक्रमण करके उनके अंदर ये रहते हैं। तो ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे? होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो उन होस्ट में ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करना, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और वो होस्ट कौन हो सकता है? वो दूसरा कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन फिगर 2.5। वायरस का डायग्राम भी हमने देखा है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय द वायरसेज। और जो हमारी कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं सामान्य रूप से, जैसे कि सर्दी जुकाम होना, है ना, इन्फ्लुएंजा और कफ होना, खांसी होना, ये सब वायरस से ही उत्पन्न होते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेज। इसके अलावा कुछ सीरियस डिजीज़ होती हैं जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से ही होती हैं। पोलियो जानते हैं आप, उसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वह कभी भी जीवन में ठीक नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से चिकन पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं, और इसमें भी जो धब्बे हो जाते हैं वह जीवन पर्यंत बने रहते हैं, या फिर इसमें जो पेशेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वह बच नहीं पाते हैं। और आजकल एक और चल रहा है हमारा कोरोना डिजीज़, कोविड-19। तो ये सभी वायरस जनित रोग होते हैं और ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस, है ना। कुछ बीमारियां और होती हैं जैसे डिसेंट्री, मलेरिया। डिसेंट्री मतलब पेचिश, दस्त लगना। मलेरिया आप जानते ही हैं, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड जिसमें हमें बुखार आता है, हम बीमार हो जाते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस इसमें ये फेफड़ों की बीमारी है, इसमें खांसी चलती है, बहुत तेज़ कफ आते हैं और इसमें भी आदमी की डेथ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। टीबी, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो आपको यहाँ पर इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंट्रोडक्शन लेना है और इनसे होने वाली बीमारियों को भी आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7, और इनके बारे में हमने 6 और 7 क्लास में भी पढ़ा है। देन वेयर डू
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड के हो सकते हैं। सिंगल सेल मतलब एक ही कोशिका के बने हुए। वो इसीलिए इतने छोटे होते हैं क्योंकि वे यूनिसेलुलर होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होती है, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। देन और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि बहुत सारी एल्गी होती हैं हमारी, शैवाल, और फंगस होती है फफूंदी या कवक। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में, वातावरण में पाई जाती हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, है ना, बिल्कुल आइस कोल्ड जो क्लाइमेट होता है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ भी इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के सोते होते हैं जहाँ पर हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है ज़मीन में से, उसे हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड, इसके अलावा डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जहाँ कुछ भी नहीं पाया जाता, किसी प्रकार के जीव नहीं रहते, मार्सी लैंड्स में, दलदल वाले इलाकों में जो हमारे गंगा के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans. यह सभी जीवों के, एनिमल्स के बॉडी में, शरीर में भी पाए जाते हैं और परमानेंटली वहाँ रहते भी हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे कि मनुष्य में भी ये पाए जाते हैं, उसकी आंत में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्री। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की या प्लांट्स की बॉडी में रहते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली वातावरण में फ्रीली रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना एग्जिस्ट रखते हैं और सर्वाइव करते हैं। देन 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारा सूक्ष्म जीवों से क्या रिलेशनशिप है, वह हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, क्या वे हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है या दोनों हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। कुछ उनमें से कुछ कई तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ उनमें से कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं हमारी बॉडी में, या किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी में वो बीमारी उत्पन्न करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे दोस्त होते हैं या जो हमें नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ हमें फ़ायदा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़। सूक्ष्म जीव बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज में लिए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। उनको हम कर्ड बनाने में, दही बनाने में, दही जमाते हैं सभी अपने घरों में। उसके अलावा ब्रेड, जो डबल रोटी होती है, चाय के साथ आप खाते हैं, अपना बर्गर वगैरह बना के खाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, और केक हम बनाते हैं। तो इन सभी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और मैं बता दूं, वो तो आपको पसंद है, गोल गोल रसीली जलेबी, वह भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से ही बनाई जाती है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। और एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, वाइन बनाने में कई सदियों से, बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता आ रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये वातावरण को साफ करने में भी उपयोग में लिए जा रहे हैं या लिए जाते हैं, वो वातावरण को भी साफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, fishes etc are broken down into harmless and usable substances by bacteria। हमने पहले भी पढ़ा है 7th क्लास में कि बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, उनका अपघटन करते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जैविक वेस्ट, जो किसी जीवित
जीव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे वेस्ट क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें हमारे प्लास्टिक, कांच वगैरह नहीं आते हैं। तो इनमें जैसे कि वेजिटेबल पील्स आते हैं, हमने सब्जियां छील कर उनको फेंक देते हैं, छिलकों को। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जीव जंतु मर जाते हैं और उन्हें फेंक देते हैं गांव शहर से बाहर। उसी तरह से फीसेज होती हैं, मलमूत्र होता है ना। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक वेस्ट में आती हैं। इनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेज में बैक्टीरिया बदल देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा बैक्टीरिया को हम दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और एग्रीकल्चर में, हमारे कृषि कार्यों में बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी, उसके उपजाऊपन को बढ़ाने में काम आती है, क्योंकि वे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और खेतों में उर्वरता को बढ़ाते हैं, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और डबल रोटी का बनाना। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने क्लास 7 में ये सीख लिया है कि दूध को दही में बैक्टीरिया बदलते हैं। आप क्या आप उसके नाम बता सकते हैं? यस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आई saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. मैंने देखा कि मेरी माँ ने दही जमाने के लिए गर्म दूध में कुछ थोड़ी सी मात्रा में कर्ड उसके अंदर दही उसके अंदर डाला है। आई वंडर वाई, तो उसको आश्चर्य होता है कि दही जमाने के लिए उसमें पुराना दही डालने की क्या ज़रूरत है ना। तो कर्ड कंटेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में, दही में कई तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लेकिन उनमें एक विशेष बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और यह मिल्क में मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, इसके अलावा मक्खन बनाने में, बटर बनाने में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, उसके अलावा पिकल्स और दूसरे फूड आइटम बनाने में भी यूज होते हैं। पिकल्स मीन्स अचार। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज़ कर्ड। हम बहुत सारे डिशेज बनाते हैं, उनमें से इडली और भटूरा जो बनाते हैं, खमंड वगैरह बनाते हैं, इनमें हम सूजी डालते हैं। कैन यू गेस वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों डालते हैं? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। हम इनमें सूजी भी डालते हैं और साथ में कुछ खमीर वगैरह डालते हैं। तो इससे क्या होता है? बैक्टीरिया और यीस्ट जो होते हैं वह राइस, इडली और हमारे जो डोसा होते हैं उनको फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट करना मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा उस चीज़ को थोड़ा सा सड़ा देना, है ना। फर्मेंटेशन को वैसे किण्वन कहते हैं। देन एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा। आपको आधा किलो आटा लेना है या मैदा ले सकते हैं। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, इसमें कुछ शुगर डालनी है, आपको शक्कर डालनी है और इसको गर्म करना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और आपको इसमें कुछ मात्रा में ईस्ट पाउडर डालना है। ईस्ट पाउडर जिससे खमीर बनाया जाता है, इस पाउडर को आपको इसमें डालना है और इसको गूँथना है, नीड करना है, नीड मतलब गूँथना है, और इससे आपको एक डो बनाना है, गूँथा हुआ आटा में बनाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप क्या देखते हो? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आप डो को राइज करते हुए, फूलते हुए, ऊपर उठते हुए देखते हैं, है ना। तो हमने इतना सा हमने आटा या मैदा लिया था, लेकिन आधे घंटे के बाद वो क्या हो जाता है? फूल कर पात्र से बाहर निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? यीस्ट रिप्रोड्यूसेज रैपिडली एंड प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमें पता है
कोई भी जीव जब रेस्पिरेशन करता है तो कौन सी गैस छोड़ता है? या CO2 गैस छोड़ता है। तो यहाँ भी जब हम उस पर ईस्ट पाउडर डालते हैं तो ईस्ट ग्रो करना शुरू होती है और वह बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करती है अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, श्वसन में। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और वह गैस हमारे डो में, आटे में, गूँथे हुए आटे में अंदर फंस जाती है और उसके आकार को बढ़ा देती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो यही बेसिस होता है ईस्ट का, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। देन कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉमर्शियल यूज होता है बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, वाणिज्यिक रूप से इसका यूज होता है। देखिए कैसे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़े पैमाने पर एल्कोहल, शराब, वाइन, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, सिरका आदि बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज इट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस etc। तो आपको पता होगा कि वाइन, शराब जो है हमारे बार्ली, जौ के जूस, व्हीट, गेहूं से, चावल से और फ्रूट्स के जूसेस से बनाई जाती है। तो इन फ्रूट्स के जूसेस में हम यीस्ट को ग्रो करवाते हैं काफ़ी समय तक, फिर उसके बाद वे एल्कोहल में बदल जाते हैं, फिर उसको डिस्टिलेशन किया जाता है और एल्कोहल या वाइन प्राप्त किया जाता है। तो बड़े बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज किया जाता है। देन एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, है ना। आपको एक 500 ml का बीकर लेना है और 3/4 उसको पानी से भरना है। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट, उसके बाद उसमें 2-3 चम्मच शक्कर डालनी है, चीनी डालनी है। एड हाफ ए स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, इसके बाद इसमें आधी चम्मच आपको यीस्ट पाउडर डालनी है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours, फिर उसके बाद आपको उसे 4-5 घंटे के लिए गर्म जगह में रखना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब आपको उस सॉल्यूशन को स्मेल करना है, सूंघना है। कैन यू गेट स्मेल, क्या आपको कुछ खुशबू या बदबू उसमें देखने को मिलती है, कोई गंध उसमें सूंघने को मिलती है? दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो ये हमारी जो उसमें गंध आती है, थोड़ी बुरी गंध आती है, बदबू आती है, वह एल्कोहल की बदबू होती है जो कि शुगर के एल्कोहल में कन्वर्ट होने से आती है। और इसे कौन कन्वर्ट करता है? यस, यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इसी प्रोसेस को, है ना, शुगर का जो जूस है या गन्ने का जूस है, फ्रूट्स का जूस है, इसको ईस्ट के द्वारा सड़ा कर एल्कोहल में बदल देना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो हमको यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल जाती है ना, यहाँ से लिख सकते हैं आप। कहाँ से? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। देन लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। और फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी, ये भी आप अच्छे से नोट कर लें। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी इन 1857। देन मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेडिकल यूज भी होते हैं और इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो भी नए वीडियो बनते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके।